नमस्कार दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पर आ गए हैं तो दोस्तों ये 25 क्वेश्चन आप जरूर देख लेना दोस्तों। क्वेश्चन रहेंगे आपके पाचन तंत्र से संबंधित और 25 के 25 क्वेश्चन की आपको क्या की जाएगी, यहां पर व्याख्या की जाएगी दोस्तों। तो एक बार इनको जरूर देख लेना। अगर आप ये 25 क्वेश्चन देखते हैं तो पहला आपका पाचन तंत्र कंप्लीट याद हो जाएगा और दूसरा इनसे बार आपको पाचन तंत्र से कोई क्वेश्चन कभी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करें और नए साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पीत वसा को पानी में घुलनशील बना देता है जो उत्तक कार्य को संपादित करते हैं, तो उत्तकों के समूह को क्या कहते हैं? पाचन तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, तंत्रिका तंत्र, अंग तंत्र। क्या कहते हैं दोस्तों? जल्दी से आप अपना राइट आंसर भी कमेंट करते रहिए दोस्तों। लेकिन दोस्तों आज के जो क्वेश्चन रहेंगे उनके साथ में व्याख्या आपके सामने लिखकर लेके आया हूं, क्योंकि अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो भी आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो उत्तकों के समूह को क्या कहा जाता है? अंग तंत्र कहा जाता है। बात आ गई अंग तंत्र की, तो बात करते हैं अंग तंत्र की। तो दोस्तों अंग तंत्र है वो 6 भागों में बांटा गया है। अंग तंत्र को कौन कौन से हैं ध्यान से देख लेना। पाचन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, तंत्रिका तंत्र और जनन तंत्र। तो यह है अंग तंत्र के 6 भाग दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पाचन तंत्र को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 2 में, 3 में, 4 में, 6 में। तो दोस्तों पाचन तंत्र को 2 भागों के अंदर बांटा गया है। कौन कौन से हैं? आरनाल और पाचन ग्रंथियां। ये 2 भाग है पाचन तंत्र के दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन है, पाचन तंत्र का प्रारंभ मुख से होकर किस अंग तक होता है? गुदा तक, आमाशय तक, छोटी आंत तक, बड़ी आंत तक। तो बात हो रही है पाचन तंत्र की। तो दोस्तों पाचन तंत्र है इसका शुभारंभ है वो कहां से होता है? मुख से। और किस अंग तक होता है दोस्तों? तो यह होता है दोस्तों आपके गुदा तक। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। देखते हैं, मनुष्य में पाचन तंत्र मुख से प्रारंभ होकर गुदा तक होता है। इसके निम्नलिखित भाग हैं मुख, ग्रसनी, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, मुख में पाए जाने वाला कौन सा एंजाइम बैक्टीरिया को मारने का कार्य करता है? लाइसोजाइम, एमाइलेज, टाइलेन मंड या उपरोक्त सभी। तो बात किसकी हो रही है कि कौन सा एंजाइम है मुख में जो बैक्टीरिया को मारने का कार्य करता है? कौन सा एंजाइम है दोस्तों? लाइसोजाइम। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अब पढ़ लेते हैं दोस्तों लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियों से लार निकलकर भोजन से मिलकर भोजन को अन्य रूप में रंग करते हैं तथा लार में पाए जाने वाले एंजाइम की माइलेज तथा डाइलिंग मंडे को आंशिक रूप से बचाने का कार्य करते हैं तथा मुख में पाए जाने वाले लाइसोजाइम एंजाइम्स बैक्टीरिया को मारने का कार्य करते हैं। भोजन से मुक्त भोजनी मुख से आगे के पाचन तंत्र में क्रमांक उच्च गति से बढ़ता है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन है, सर्पों में पाए जाने वाली ग्रंथियां मनुष्य के किस ग्रंथि के रूपांतरण होती है? आंतीय ग्रंथियों की, लार ग्रंथियों की, पाचन ग्रंथियों की, थायराइड ग्रंथियों की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों किस ग्रंथियों का रूपांतरण होती है? वो होती है दोस्तों आपकी लार ग्रंथियों की। ऑप्शन ब आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। मुख तथा आमाशय को जोड़ने का कार्य कौन करता है? यहां पर दोस्तों मुक्त नहीं है, मुख है। मुख तथा आमाशय को जोड़ने का कार्य कौन करता है? ग्रसनी, एंजाइम,
ग्रंथियां, रसायन पदार्थ। तो मुख और आमाशय को जोड़ने का कार्य ग्रसनी करती है दोस्तों। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, आमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में होता है तथा मनुष्य के आमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती है जिनसे जठर रस का स्रावण होता है। इसके रासायनिक संगठन में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? जल, वसा, HCl, एंजाइम। क्या पाया जाता है दोस्तों? आमाशय की जठर ग्रंथियों में जठर रस स्रावित होता है, उस जठर रस में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? उसमें दोस्तों सर्वाधिक क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। अब देख ले हैं, इसके रासायनिक संगठन में सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है। इसके अतिरिक्त HCl तथा विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। निम्न में से आमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पेप्सिन और रेनिन, लाइपेज एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम, उपरोक्त सभी। तो निम्न में से आमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों ये तीनों के तीनों एंजाइम है जो आमाशय में पाए जाते हैं। अब देखते हैं इन एंजाइमों के बारे में। तो दोस्तों आमाशय में ये सभी एंजाइम पाए जाते हैं और इनके कार्य भी देख लेते हैं। पेप्सिन एंजाइम, इसके द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। पेप्सिन एंजाइम के द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। रेनिन एंजाइम, इसके द्वारा दूध में पाई जाने वाली केसिन जो प्रोटीन होती है उसका पाचन होता है। लाइपेज एंजाइम के द्वारा वसा का पाचन होता है। आगे है एमाइलेज, तो एमाइलेज एंजाइम इसके द्वारा मंड का पाचन होता है तथा HCl आमाशय में भोजन के पाचन के माध्यम को अम्लीय बनाता है तथा भोजन के साथ आए हुए हानिकारक जीवाणु तथा कंकर पत्थर जैसे कामों जो होते हैं उनको गला देता है दोस्तों। तो यह है आमाशय में पाए जाने वाले एंजाइम्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। आंतीय रस का pH मान कितना होता है? 7 से 7.3, 7 से 7.2, 8 से 8.3, 8 से 8.1। तो बात किसकी हो रही है? बात हो रही है आंतीय रस। तो आंतीय रस का pH मान होता है 8 से 8.3, मतलब क्षारीय माध्यम। क्या होता है? क्षारीय माध्यम होता है दोस्तों। क्षारीय जो pH मान है वो क्या किस में होता है? क्षार में होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। निम्न में से कार्य तथा संरचना के आधार पर छोटी आंत के भाग कौन सा है? ग्रहणी, मध्यांतर, शेषांत्र, उपरोक्त सभी। बात हो रही है छोटी आंत। तो दोस्तों छोटी आंत के भागों की बात की जाए तो ये तीनों के तीनों भाग है वो छोटी आंत के। ऑप्शन ड आपका सही रहेगा। छोटी आंत को आर नाल का सबसे लंबा भाग जिसकी लंबाई लगभग 6 से 7 फुट नहीं मीटर होती है दोस्तों, मीटर 6 से 7 मीटर। कार्य तथा संरचना के आधार पर छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क्रमशः सबसे पहले ग्रहणी, मध्यांतर, शेषांत्र, ये 3 भाग छोटी आंत के होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। पीत रस का निर्माण किस में होता है? यकृत में, अग्नाशय में, आमाशय में, इनमें से कोई नहीं। तो बात हो रही है पीत रस की। तो पीत रस का निर्माण किस में होता है दोस्तों? पीत रस है इसका निर्माण होता है दोस्तों आपके यकृत में। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। छोटी आंत के ग्रहणी भाग में भोजन के पाचन में पीत रस और अग्नाशयी रस सहायक होते हैं। पीत रस का निर्माण यकृत में और अग्नाशयी रस का निर्माण अग्नाशय में होता है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। दोस्तों क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं कमेंट करके जरूर बताते रहें, और क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं और तरीका पसंद आ रहा है तो शेयर करके वीडियो फैला दो। आपको रेगुलर इसी प्रकार की वीडियो मैं उपलब्ध करवा दूंगा दोस्तों। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है, अग्नाशय है, आमाशय है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि कौन सी है मनुष्य शरीर में? यकृत है दोस्तों। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा।
यकृत मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि होती है। बात करें इसके भार की, तो भार के आधार पर यकृत को शरीर का सबसे बड़ा अंग माना जाता है। इसका भार लगभग 1500 ग्राम मतलब 1.5 किलो होता है। लंबाई के आधार पर शरीर का सबसे बड़ा भाग या सबसे बड़ा अंग त्वचा होती है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। निम्न में से किस स्तनधारी प्राणी में पित्ताशय नहीं पाया जाता है? घोड़ा, जेब्रा, गधा, उपरोक्त सभी। तो पित्ताशय किस में नहीं पाया जाता है दोस्तों? तीनों के अंदर ही पित्ताशय नहीं पाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन द आपका सही रहेगा। घोड़ा, जेब्रा, गधा, खच्चर तथा चूहों में पित्ताशय नहीं पाया जाता है। याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। पीत रस में एंजाइम नहीं पाए, या अंजाम नहीं दोस्तों, एंजाइम है। पीत रस में एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, फिर भी इनके द्वारा वसा का पाचन होता है। इसे क्या कहा जाता है? अम्लीकरण, एंजाइमीकरण, पीतीयकरण, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं दोस्तों इसको कहते हैं अम्लीकरण। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। यकृत में बना पीतरस क्षारीय प्रकृति का होता है, जो अभी हमने पढ़ा था, जिसका पीएच मान लगभग 7.7 होता है, लगभग 8 के लगभग भी हो जाता है दोस्तों। पीतरस में एंजाइम नहीं पाए जाते, फिर भी इसके द्वारा वसा का पाचन होता है। अम्लीकरण क्रिया का संबंध यकृत से होता है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट कर लो इनको, स्क्रीनशॉट ले लो सभी साथी, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अग्नाशय में अंतःस्रावी भाग के रूप में क्या पाई जाती है? अग्नाशयिक नलियां, लैंगर-हैंस की दीपिकाएं, मिश्रित ग्रंथि, उपरोक्त सभी। अंतःस्रावी, अग्नाशय में अंतःस्रावी भाग के रूप में क्या पाई जाती है? लैंगर-हैंस दीपिकाएं पाई जाती है दोस्तों। अग्नाशय मनुष्य शरीर का एक ऐसा अंग है जो मिश्रित ग्रंथि की तरह कार्य करता है। अग्नाशय में बाह्य स्रावी भाग के रूप में अग्नाशय ही नलियां पाई जाती है, जबकि अंतःस्रावी भाग के रूप में लैंगर-हैंस की दीपिकाएं पाई जाती है दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज है, रट लो इसको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। लैंगर-हैंस की दीपिकाएं का निर्माण कितने प्रकार की कोशिकाओं से होता है? 6, 5, 4, 3। तो दोस्तों लैंगर-हैंस की दीपिकाएं, उनका निर्माण 3 प्रकार की कोशिकाओं से होता है, अल्फा, बीटा और गामा कोशिकाओं से। चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्मोन रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है? ग्लूकेगॉन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, स्टेरॉयड हार्मोन या पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। तो बात किसकी हो रही है कि कौन सा हार्मोन है जो रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है? ग्लूकेगॉन हार्मोन रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है दोस्तों। अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकेगॉन हार्मोन का स्त्राव होता है। यह हार्मोन क्या करता है? रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों ये। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। निम्न में से कौन सा हार्मोन रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है? ग्लूकेगॉन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, स्टेरॉयड हार्मोन या पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। तो बात किसकी हो रही है? रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? कौन करता है दोस्तों? इंसुलिन हार्मोन करता है दोस्तों। बात करते हैं, बीटा कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन का स्रावण करती है, जो रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। इंसुलिन हार्मोन के अल्प स्रावण से रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे मधुमेह रोग कहा जाता है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। अग्नाशय में अग्नाशयिक रस का निर्माण होता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? पूर्ण पाचक रस, आंतरिक रस, आंतीय रस, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों किस नाम से जाना जाता है अग्नाशयिक रस को?
पूर्ण पाचक रस के नाम से जाना जाता है दोस्तों, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्वों को पूर्णतः पचाने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है दोस्तों। चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। छोटी आंत में पाए जाने वाली आंतीय ग्रंथियां क्या कहलाती है? ब्रूनस ग्रंथि, लसिका ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, सूक्ष्म ग्रंथि। तो दोस्तों छोटी आंत में पाई जाने वाली आंतीय ग्रंथियां क्या कहलाती है? आपकी ब्रूनस ग्रंथि कहलाती है दोस्तों। बात करते हैं इनमें आंतीय रस का निर्माण, इनमें आंतीय रस का निर्माण होता है जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्वों को पूर्ण से पचाने वाले एंजाइम पाए जाते हैं ब्रूनस ग्रंथियों में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कार्बोहाइड्रेट का पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट को सुक्रेज एंजाइम, लैक्टेज एंजाइम, माल्टेज एंजाइम, उपरोक्त सभी साथी कमेंट करके बताइए आंसर, और साथ में बताएं ये क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं। बहुत अच्छा दोस्तों, 21 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर उपरोक्त सभी, सुक्रेज, लैक्टेज और माल्टोज कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले एंजाइम है दोस्तों। सुक्रेज एंजाइम, इसके द्वारा सुक्रोज शर्करा का पाचन होता है। लैक्टेज एंजाइम, इसके द्वारा दूध में पाई जाने वाली लैक्टोज शर्करा का पाचन होता है। और माल्टेज एंजाइम, इसके द्वारा बीजू में पाए जाने वाले माल्टोज शर्करा का पाचन होता है। इंपॉर्टेंट है चीज, स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। प्रोटीनों में पाए जाने वाला पाचक एंजाइम कौन सा है? इरेप्सिस एंजाइम, वसा पाचक एंजाइम, लाइपेज एंजाइम, उपरोक्त सभी। तो प्रोटीनों में पाए जाने वाला पाचक एंजाइम कौन सा है दोस्तों? कौन सा है दोस्तों? तो वो है आपके तीनों के तीनों, इरेप्सिस भी है, वसा पाचक भी है और लाइपेज भी है। आपका ऑप्शन द यहां पर सही रहेगा। इरेप्सिस जो एंजाइम है इसके द्वारा प्रोटीन का पूर्ण पाचन होता है। क्या होता है दोस्तों? प्रोटीन का पूर्ण पाचन होता है, अर्थात ये एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्लों में तोड़ देता है। वसा पाचक एंजाइम वसा का पाचन करता है। लाइपेज एंजाइम, इसके द्वारा वसा का पाचन वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में होता है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। कार्य एवं संरचना के आधार पर बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं? 3, 4, 5, 2। तो दोस्तों बड़ी आंत की बात हो रही है, तो बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं कार्य एवं संरचना के आधार पर, अंधनाल, कोलोन और मलाशय दोस्तों। अब बात कर लेते हैं बड़ी आंत की। तो बड़ी आंत से बचे हुए भोजन का तथा शेष 90% जल का अवशोषण होता है। इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है, 1.5 मीटर होती है, जहां पर भोजन का पाचन नहीं होता है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। अवशिष्ट भोजन का संग्रहण कहां पर होता है? बड़ी आंत में, छोटी आंत में, यकृत में, मलाशय में। तो दोस्तों बात किसकी हो रही है? अवशिष्ट भोजन का संग्रहण, जो अवशिष्ट बेकार भोजन है उसका संग्रहण कहां होता है? मलाशय में होता है। यही से अवशिष्ट भोजन का समय समय पर बाहर निष्क्रमण होता है दोस्तों। आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इससे पहले आप अपना कमेंट करके बताएं कि ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे दोस्तों। अंतिम क्वेश्चन है आपका, अंधनाल से जुड़ी नलिका का संरचना को क्या कहा जाता है? कर्मी रूप, पेरिसेसिका, सिकम, एपेंडिसाइटिक, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। क्या कहा जाता है? अंधनाल से जुड़ी नलिका की संरचना को क्या कहा जाता है? कर्मी रूप पेरिसेसिका कहा जाता है दोस्तों। अब अधिक जानकारी के लिए देख लेते हैं। यह मनुष्य में एक अवशेषी संरचना होती है, सभी को पता है, एक पीछे की ओर होती है दोस्तों, इस प्रकार से। अर्थात वर्तमान समय में मनुष्य के शरीर में इस संरचना का कोई कार्य नहीं होता है। शाकाहारी जंतु में कर्मी रूप पेरिसेसिका सेल्यूलोज के पाचन में सहायता करती है। मांसाहारी जंतु में यह संरचना नहीं पाई जाती है। कर्मी रूप पेरिसेसिका के बढ़ जाने पर एपेंडिसाइटिस रोग हो जाता
है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे पाचन तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन। आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।